नमस्कार। हिंदी साहित्य की आज की कक्षा में हम राजस्थान की एक बहुत ही सुंदर प्रेम गाथा ढोला मारूरा दोहा का परिचय प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, प्रस्तुत जो काव्य है ये एक सीधी सादी दोहेबद्ध प्रेम गाथा है जिसमें मानव हृदय की सरल और स्वाभाविक भावनाओं को प्राकृतिक रंगों में रंगकर स्पष्ट किया गया है। ढोला मारूरा दोहा राजस्थान का एक बहुत प्रसिद्ध प्राचीन काव्य है। दोहों में बद्ध इस प्रेम गाथा में राजस्थान की लोकप्रिय प्रेम गाथा ढोला और मरवण के प्रेम को चित्रित किया गया है। मानव हृदय के कोमल भावनाओं, बाह्य प्रकृति के सुंदर चित्रों से अंकित प्रस्तुत काव्य बहुत ही सरस और लोकप्रिय है। इसके विषय में राजस्थान में ये दोहा बहुत प्रसिद्ध है। सोरठियो दुहो भलो भली मरवंडरी बात, जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। जिसका अभिप्राय है कि दोहों में सोरठिया दोहा अर्थात सोरठा अच्छा है और वार्ताओं में मरवण की जो बात है, मारवाणी की जो वार्ता है वह अच्छी है। यौवन से छाई हुई स्त्री अर्थात पत्नी अच्छी है और तारों से छाई हुई रात अच्छी होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि इस पद के माध्यम से भी यह सिद्ध किया गया है कि राजस्थान में जितनी वार्ताएं प्रसिद्ध है, जितनी गाथाएं प्रसिद्ध है, उसमें मरवण की जो वार्ता है, मरवण की जो गाथा है वह श्रेष्ठ है। इस काव्य को राजस्थान का जातीय काव्य कहा जा सकता है क्योंकि इसमें राजस्थान की भावनाएं, राजस्थान के भाव, राजस्थान की संस्कृति उजागर होती है। जनता में इस काव्य का खूब प्रचार रहा है। राजस्थान का कोई दूसरा लोकगीत या लोक गाथा इतनी अधिक प्रसिद्ध नहीं हुई है। कोई भी शायद राजस्थान का कोई भी ऐसा पुस्तक भंडार नहीं होगा जिसमें ढोला और मरवण की गाथा की कोई प्रति न मिलती हो। इसके दोहे शताब्दियों पर्यंत राजस्थानी जनता की जीवा पर रहे और आज भी अनेक मनुष्यों को इस काव्य में संकलित दोहे हैं वह कंठस्थ हैं। इस काव्य में जो घटनाएं हैं उनको लेकर अनेक चित्र और चित्रमालाएं बनाई गई। राजस्थान के घरों में आज भी ढोला और मारवाणी की गाथा से संबंधित अनेक चित्र किसी पेंटिंग में, किसी वस्त्र पर या किसी अन्य आकृति में, किसी धातु की मूर्ति में वह दृष्टिगत हो जाते हैं। इस काव्य में ढोला और मारवाणी की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। ढोला कच्छावा वंश के राजा नल का पुत्र था जिसका समय विक्रम संवत 1000 के लगभग है और मारवाणी पुगल के राजा पिंगल की कन्या थी। दोनों का विवाह एक ऐतिहासिक घटना है जिसे लेकर इसके निर्माता ने एक सुंदर प्रेम गाथा का वर्णन किया है। राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहास लेखक मोहनोत नैन्सी की ख्यात में ढोला के मारवाणी और मालवणी नामक 2 स्त्रियों के होने का उल्लेख भी है। ढोला मारू काव्य है, ये एक लोकगीत है। यह आरंभ से लोकप्रिय रहा है और लोगों की जीवा पर यह आज भी जीवित है। परंतु ऐसे जो जनप्रिय लोकगीत होते हैं उनकी जो हालत होती है, जो अवस्था होती है, वह इसकी भी हुई। समय समय पर इस गाथा में क्योंकि अधिक लोकप्रिय है, अधिक लोगों के बीच गाया गया, तो इस समय समय पर इसमें अनेक परिवर्तन हुए। नए दोहे और नई घटनाएं समय समय पर इसमें जोड़ती रही और पुराने जो दोहे थे और पुरानी जो घटनाएं थी वह लुप्त भी होती रही। ऐसा लगता है कि आरंभ में किसी एक लेखक, संभवतः ढोली या डाडी जाति के किसी एक व्यक्ति की रचना हो सकता है ये रही हो और इसमें, परंतु इसके वर्तमान रूप का निर्माता कौन है, राजस्थान की जनता या कोई एक कवि, ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। आरंभ में ये कृति है वह दोहा छंद में ही मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि अपभ्रंश के समय से ही जनता का सबसे प्रिय छंद दोहा रहा है। ढोला का समय संवत 1000 के आसपास है और यही इसके रचना काल की ऊपरी सीमा कही जा सकती है। धीरे धीरे इसमें जो संकलित दोहे हैं ये छिन्न भिन्न होने लगे, इनका कथा सूत्र टूट गया और लेकिन लोगों को इसकी जो कथा है वह अब तक ज्ञात थी।
जैसलमेर के रावल हरिराज ने अपने समय में प्राप्त दोहों को एकत्र करवाकर अपने आश्रित जैन कवि कुशल लाभ को उनका कथा सूत्र मिलाने की आज्ञा दी। कुशल लाभ ने चौपाइयां बनाकर दोहों के बीच में उन्हें जोड़कर कथा का जो टूटा हुआ क्रम था उसे पूर्ण जोड़ने का प्रयास किया। जैनों में कुशल लाभ की ढोला मारू चौपाई का बहुत प्रचार हुआ। तो इस प्रकार ढोला मारूरा जो ये काव्य है, ये एक लोकप्रिय, प्रसिद्ध, परिवर्धित काव्य है जो राजस्थान में आज भी बहुत अधिक लोकप्रिय है। कई अन्य लोगों ने भी, जिन्हें पूरे दोहे नहीं मिले, कथा सूत्र मिलाने के लिए बीच में गद्य वार्ता जोड़ी। इस गद्य रूपात्मक रूप की बहुत कम प्रतियां मिलती है। कुछ प्रतियां ऐसी भी मिलती है जिसमें कि दोहे, कौशल लाभ की चौपाइयां और गद्य वार्ता तीनों हैं। तो इस प्रकार से परिवर्तित होते होते ढोला मारू का काव्य के आज 4 रूपांतर मिलते हैं। इसमें पहला है जिसमें केवल दोहे हैं, जो सबसे प्राचीन है। दूसरा जो रूपांतर है उसमें दोहे और कुशल लाभ की चौपाइयां हैं और यह प्राचीनता में दूसरे नंबर पर आता है। तीसरा जिसमें दोहे और गद्य वार्ता है। चौथा जो रूपांतर है इसमें दोहे, कुशल लाभ की कुछ चौपाइयां और गद्य वार्ता है। इसमें केवल जो पहले के 2 रूपांतर हैं ये अधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें दोहे और चौपाइयां हैं। और बाद वाले जो 2 रूपांतर है इसमें असली दोहों का, जो मूल दोहे हैं, उनका भाग बहुत कम रह गया है और जो कुछ भाग इसमें पहले के जो रूपांतर है उसका कुछ भाग मिलता भी है तो बहुत अधिक परिवर्तित हो गया है, विकृत हो गया है। दूसरा जो रूपांतर है उसमें बाद में जाकर परिवर्तन भी हुआ है, नए दोहे भी जुड़े गए हैं, परंतु उसका लिखित रूप में रह जाने के कारण इसका असली रूप फिर भी निश्चित किया जा सकता है। पहला और जो दूसरा रूपांतर है उसमें काफी अंतर भी पाया गया है। विशेष रूप से जो आरंभ के जो पद हैं उसमें अंतर है। नरोत्तम दास स्वामी, सूर्यकरण पारीक, राम सिंह जैसे आलोचकों ने इन रूपांतरों में निहित जो अंतर है उसे निश्चित करने का प्रयास किया है, उसे जनता के सामने लाने की कोशिश की है। विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं कि ढोला मारूरा दोहा काव्य का कवि या लेखक कौन है। वस्तुतः ये तथ्य है कि जो लोक गाथा होती है इसमें किसी एक निर्माता को, एक कवि को इसका रचयिता नहीं मानकर जो उस समय की सामान्य जनता है उसे ही इसका रचयिता मानते हैं। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि किसी ग्रंथ को पढ़ते समय वह उसके रचयिता कौन है, उसका निर्माता कौन है, उसके बारे में जानने की स्वाभाविक रुचि होती है। परंतु लोकगीत और इतर साहित्यिक रचनाओं में एक अंतर होता है। इतर रचनाओं के लिए साहित्य निर्माता के लिए साहित्यिकता में कुशल होना आवश्यक होता है, लेकिन लोकगीत एक ऐसा प्राचीन काव्य है जिसका निर्माता यदि कोई हो सकता है तो वह देश विशेष की प्राचीन कालीन परिस्थिति और साधारण जनता की जो सामूहिक रागात्मक अभिरुचि है वही इसकी रचयिता होती है। इसके अनुसार यदि ढोला मारू की प्रेम गाथा को यदि हम किसी व्यक्ति विशेष कवि की कृति मानकर यदि हमें कल्पना करें कि यह किसी एक व्यक्ति विशेष की रचना न होकर के मौखिक परंपरा से प्राचीन समय से चली आ रही एक काव्य प्रवृत्ति का विकास है तो ऐसा भी माना जा सकता है। परंतु ये भी हो सकता है कि ये काव्य मौखिक परंपरा के प्राचीन काव्य युग की एक विशेष कृति और संभव है तत्कालीन जनता की जो अभिरुचि थी उसे ध्यान में रखकर, उसे प्रेरित होकर किसी प्रतिभा संपन्न कवि ने जनता के प्रीत्यार्थ उसके मनोभावों को वर्तमान काव्य रूप में दोहाबद्ध करके उसे उपस्थित किया हो और जनता की अभिरुचि के अनुकूल होने के कारण जनता ने भी उसे सहर्ष स्वीकार करके कंठस्थ किया और उसे एक लोक गीत का रूप दे दिया हो। ऐसी दशा में व्यक्ति विशेष इसका कवि होने पर भी उसके व्यक्तित्व का सामूहिक अभिरुचि के प्रबल प्रवाह में लुप्त होना भी संभव है। अभिप्राय यह है कि ऐसा हो सकता है कि यह एक सामूहिक प्रयास का फल हो और ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक कवि ने जनता की अभिरुचि को, जनता के उस समय के झुकाव को, रुझान को देखते हुए एक ऐसा सुंदर काव्य रचा जो जनता की अभिरुचि के अनुकूल था और जनता ने उसे कंठस्थ किया हो।
अतः ऐसा भी कहा जा सकता है कि व्यक्ति विशेष का इसके बनाने में कुशल हाथ स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हुए भी सामूहिक भावनाओं की एकता और सहानुभूति एकत्रित होने के कारण कवि का जो व्यक्तित्व है वह इसके समूह में लुप्त हो गया और अंत में मौखिक परंपरा से चला आता हुआ ये काव्य हमको किसी व्यक्ति विशेष कवि की कृति के रूप में नहीं मिला, बल्कि जनता के काव्य के रूप में उपलब्ध होता है। इस संबंध में रूपांतर नंबर 2 है, उसमें चतुर्थ छंद, उसकी प्रस्तावना के चतुर्थ छंद में एक लिखा हुआ है, गाहा गुड़ा गीत गुण कवित कथा कलोल, चतुर तणा चितरंजवन कई कवि कलोल। इस दोहे के आधार पर यह कल्पना की गई कि इस काव्य का निर्माता कोई कलोल नामक कवि होगा, लेकिन नरोत्तम दास स्वामी कहते हैं कि ऐसा होना असंभव नहीं है। पर फिर भी हम वर्तमान स्थिति में कलोल को इसका निर्माता नहीं मान सकते। इसका कारण यह है कि यह जो पद मिलता है, यह जिस प्रस्तावना में मिलता है, दूसरे रूपांतर में मिलता है, यह बाद में जोड़ा गया पद है, प्रक्षिप्त पद है। पहला जो इसका रूपांतर है उसमें यह दोहा नहीं मिलता है, अतः इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। और दूसरे, अब तक हुई खोज में कलोल नाम के किसी कवि का भी पता नहीं चलता है, ये नाम किसी व्यक्ति का होना भी संभव नहीं जान पड़ता। तो और भी बातें यदि संबंध में जब तक नहीं मालूम हो जाए तब तक ढोला मारूरा दोहा का रचयिता हम कलोल को नहीं मान सकते। और कलोल का सीधा साधा अर्थ आमोद प्रमोद उमंग के साथ कही हुई मनोरंजक रचना लेना ही ठीक होता है। मतलब कलोल किसी कवि का नाम नहीं, बल्कि कलोल का अभिप्राय आमोद प्रमोद पूर्ण उमंग के साथ कही गई मनोरंजक रचना से लिया जा सकता है। आइए अब हम इस काव्य की संक्षिप्त कथा को जान लेते हैं। किसी समय में पुगल में पिंगल और नरवर में नल नामक राजा राज्य करते थे। पिंगल के मारवणी नाम की सुंदर कन्या थी और नल के ढोला या साला कुमार नाम का एक पुत्र था। पुगल देश में भयंकर अकाल पड़ता है। पुगल से जो पिंगल का परिवार है वह नल के देश में आ जाता है, जहाँ नल उसे बड़े आदर्श के साथ रखता है। पिंगल की जो रानी है वह ढोला को देखती है और उस पर रीझ जाती है और अपनी 1.5 वर्ष की पुत्री मारवाणी का विवाह 3 वर्ष की ढोला के साथ करवा देती है। इसके पश्चात अकाल का समय बीतने पर पिंगल अपने देश लौट जाता है। इस बीच जो ढोला के पिता हैं वह पुगल को बहुत दूर और भयपूर्ण जानकर ढोला का दूसरा विवाह मालवा की राजकुमारी मालवणी के साथ कर देते हैं। मारवाणी जब बड़ी होती है तो वह स्वप्न में ढोला को देखती है और पूर्व राज्ञी के वशीभूत होकर स्वप्न दर्शन से उसके हृदय में विरह की पीड़ा जागृत होती है। राजा पिंगल के द्वारा ढोला को बुलाने के लिए संदेशवाहक भेजे जाते हैं, दूत भेजे जाते हैं, परंतु मालवणी के प्रयासों से वह संदेशवाहक ढोला से नहीं मिल पाते। उसके पश्चात डाडियों के माध्यम से संदेश भेजा जाता है। डाडी अपनी बुद्धिमत्ता से ढोला से संपर्क साधने में समर्थ होते हैं। वह ढोला को मारवाणी का संदेश पहुंचाते हैं और उसकी व्याकुलता, उसका विरह के बारे में ढोला को परिचय देते हैं। ढोला को भी मारवाणी का ध्यान आता है और वह भी व्याकुलता का अनुभव करता है। इस व्याकुलता का अनुभव करके वह पुगल जाने का निश्चय करता है। मालवणी अनेक प्रकार के बहाने, ऋतु का बहाना बनाकर उसे रोकती है और ढोला अनेक बार रुकते रुकते एक शरद ऋतु की आधी रात्रि को मालवणी को सोती हुई छोड़कर एक तेज चाल वाले ऊंट पर सवार होकर पुगल की ओर चल पड़ता है। पुगल पहुंचने पर ढोला का खूब स्वागत होता है, बधाइयाँ दी जाती है। 15 दिन तक आनंद पूर्वक वह ससुराल का सुख भोगकर दहेज, धन, दासी इत्यादि लेकर नरवर को विदा होता है। मार्ग में उसे अनेक बाधाएं मिलती है। पीवड़ा सांप के काटने से मारवाणी की मृत्यु हो जाती है। योगिनी के आने और ढोला के अनुरोध करने पर, उनके सामने अपना प्रेम प्रदर्शित करने पर योगिनी के अनुरोध से योगी पुनः मारवाणी को जीवित करता है। रास्ते में उमर और सुमरा
की जो कथा है वह भी आती है। उन सब से बचते हुए ढोला और मारवाड़ी सकुशल नरवर पहुंच जाते हैं। नरवर पहुंचने पर पिता धूमधाम से दोनों का स्वागत करके महलों में प्रवेश कराता है। अब ढोला मारवाड़ी और मालवाड़ी दोनों पत्नियों के साथ सुखपूर्वक रहने लगता है। तो विद्यार्थियों, ढोला मारूरा दोहा राजस्थान की एक प्रसिद्ध प्रेम गाथा है, जिसमें ढोला नायक है और मारवाड़ी और मालवाड़ी के रूप में दो नायिकाओं का चित्रण कवि ने किया है। दोनों के ही विरह का चित्रण भी कवि ने किया है। श्रृंगार के दोनों रूप, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार का वर्णन कवि ने सुंदरता से किया है। प्रकृति, लोक संस्कृति इस काव्य में उजागर हुई है। अलंकारों का सहज और सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। सुमधुर भाषा का प्रयोग कवि ने किया है। कुल मिलाकर ढोला मारूरा दोहा राजस्थान का एक सुंदर प्रेम काव्य है। इस व्याख्यान के पश्चात आगे की कक्षाओं में हम ढोला मारूरा दोहा के संबंध में कुछ और बातों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।